गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे सम अदर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। देखो, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के कुछ पाथवे आप लोगों ने स्टडी किए, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। इसके अलावा कुछ अदर अल्टरनेटिव पाथवेज जो है उन पाथवे की बात कर रहे हैं अपने। तो इसमें से एक पाथवे आता है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, PPP पाथवे। देखो, इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है उसका ये नेम देने का रीज़न क्या है कि इस साइकिल में जो अपने डिस्कशन करेंगे उसमें एक इंटरमीडिएट 5 कार्बन शुगर प्रोड्यूस होती है जिसका नेम पेंटोज फॉस्फेट है। इस वजह से इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या इसी को बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट भी इसको बोला जाता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट HMP। या इस पाथवे की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे वारबर्ग एंड डिकेंस, तो इसलिए इसको वारबर्ग डिकेंस पाथवे भी बोला जाता है। और ये क्या होता है कि साइटोसोलिक ऑक्सीडेटिव पाथवे है। मतलब जो नॉर्मल पाथवे था जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन आप लोगों को साइटोसोल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट थी, जबकि यहाँ ये कह रहा है कि ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वो साइटोसोल में ही कंप्लीट होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं साइटोसोलिक ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोला जाता है। देखो, होता क्या है कि सबसे पहले वारबर्ग एंड डिकेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल वारबर्ग डिकेंस डिस्कवर अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर डिस्कवर किया था भाई सम एनिमल टिश्यू। मैं यहाँ अलग कलर से लिख देता हूँ, एनिमल टिश्यू, इसके अलावा सेकंड अपने लेते हैं, सम एनिमल टिश्यू में कुछ एनिमल टिश्यू अपने मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से थे, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स, इसके अलावा एडिपोज टिश्यू, इसके अलावा बात करें लीवर, इनके अंदर इसने कुछ अल्टरनेटिव पाथवे या फिर कुछ सम माइक्रोब्स के अंदर ये डिस्कवर किया एक अल्टरनेटिव पाथवे जिसको आप लोगों ने नेम दिया वारबर्ग डिकेंस पाथवे या PPP पाथवे भी बोला जाता है। देखो, था क्या, इसकी डिस्कवरी करने का काम तो किया था वारबर्ग ने, और डिटेल स्टडी बाय एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रेकर साइंटिस्ट जो था उसने इसकी डिटेल स्टडी की थी, इसलिए कई बार इसको रेकर्स पाथवे भी बोल देते हैं। किसने डिटेल स्टडी भाई? रेकर साइंटिस्ट ने की थी, इस वजह से इसको रेकर्स पाथवे भी बोल देते हैं। फिर बात आती है कि ये जो आपका ये वारबर्ग पाथवे है या PP पाथवे है सेल में क्यों होता है, रीजन क्या है इसके। तो इस रीजन की बात करें आप लोग तो ये कह रहा है कि व्हेन सेल require more NADPH2 during biosynthesis pathway, यानी सेल में जो बायोसिंथेसिस फूड या यूँ मान लें कि कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही थी, उस टाइम कई बार क्या होता है सेल को मोर अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है NADPH2 मॉलिक्यूल के, या ये मान लें कि रिड्यूसिंग जो सब्सटेंस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में HMP
या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो संट है या इस पाथवे से क्या करती है, सेल अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करती है। और मोर NADPH2 ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस पाथवे एंड व्हेन EMP and EMP pathway blocked by कुछ केमिकल, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि फ्लोराइड्स जो है, फ्लोराइड्स, इसके अलावा बोल सकते हैं आर्सेनेट्स, इसके अलावा आयोडो एसीटेट, इनके द्वारा जब EMP पाथवे को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सेल क्या करती है, HMP पाथवे से अपना फूड लेती है। या फिर यूँ बोल सकते हैं कि और व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिजी इन अदर पाथवे, यानी सीधा सा मीनिंग ये है कि जब आपके नॉर्मल जो सेलुलर रेस्पिरेशन था जिसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल थे वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर HMP पाथवे जो है, या फिर आप बोल सकते हैं कि PPP पाथवे जो है, उससे सेल जो है वो NADPH2 की फॉर्मेशन करती है और अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि किसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है। कुछ प्लांट्स के अंदर भी होती है, इन सम प्लांट्स तो इनके अंदर ये पाथवे जो है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इस पाथवे में होता क्या है वो अपने अभी डिस्कशन करेंगे भाई। देखिए भाई, इस पाथवे जो है ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप अपने लिख रहे हैं कि इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन किस टाइप से हो रहा है इसको भी देखें। ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आप हेक्सोज शुगर यूज करेंगे, यानी ग्लूकोज जो यूज करेंगे, ये ग्लूकोज क्या करेगी, ATP को यूज करेगी। 1 ATP को यूज किया इस ग्लूकोज ने, ATP ADP, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये रहेगा, यहाँ वही एंजाइम आएगा, काइनेज एंजाइम, और इसके अलावा Mg++ की प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। सेकंड स्टेप में ये कह रहा है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, यानी आप लोग यूँ बोल सकते हैं कि NADP से प्रोड्यूस हो जाएगा, NADPH2 का प्रोडक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर अपने को बन जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कौन भैया, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को आप लोग नेम देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। थर्ड स्टेप जो रहेगा, इस थर्ड स्टेप को आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव
डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 6-फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड, यानी ये जो सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यानी ये 6-फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है, इसका मतलब CO2 भी रिलीज होगी, इसके अलावा NADPH2 भी यहाँ प्रोड्यूस होता है, NADP से NADPH2 की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो ये 3 स्टेप है इसके अंदर, जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है इसके अंदर ये 3 स्टेप होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसका साइकिल जो है वो आपको अलग से ड्रॉ करके बता देता हूँ कि किस टाइप से प्रोसेस चलने वाली है और क्या रिएक्शन होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। हाँ भाई देखें इस साइकिल में कौन कौन से स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप अपने डिस्कशन किया था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। सपोज दैट ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप लोगों ने आउटसाइडर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज किया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 6 थे। ये कह रहा है इसी साइटोसोल के अंदर, ये प्रोसेस सारी की सारी साइटोसोल में हो रही है। इस साइटोसोल के अंदर आपको 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के ऑलरेडी है। उन ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है, यानी 6 कार्बन शुगर है और 1 फॉस्फेट लगा हुआ है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है। इसी वजह से इसको HMP पाथवे भी आप लोग बोल रहे हैं, HMP शंट भी बोल रहे हैं। ये 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के और इधर से 1 मॉलिक्यूल ये आपस में रिएक्ट करते हैं। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 6 मॉलिक्यूल NADPH2 फॉर्मेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल में। इसमें भी ईच में 6 कार्बन है, 1 और 5 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगी। अब ये कह रहा है फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो लैक्टोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के अंदर। ये आपका आ गया सेकेंड स्टेप, यानी ओवरऑल यहाँ से लेकर ये जो सारा स्टेप है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसमें साइकिल में नहीं लिखा था, डायरेक्टली सेकेंड स्टेप आप लोगों ने लिखा था ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनटू फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के अंदर। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। ये कह रहा है ये फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड जो है इसके 6 मॉलिक्यूल जो है उनका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होगा और डीहाइड्रोजिनेशन भी होगा। मतलब यहाँ NADPH2 की फॉर्मेशन होगी 6 मॉलिक्यूल तो, और 6 CO2 भी रिलीज हो जाएगी। देखो आपने आउटसाइड से ग्लूकोज यूज किया, 6 मॉलिक्यूल थे, कार्बन के 6 कार्बन थे और ये 6 CO2 रिलीज हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि ईच में से 1 कार्बन रिलीज हो जाएगा, देन पीछे बचेगी 5 कार्बन शुगर जिसका नेम है राइबोलोज 5-फॉस्फेट और इसके कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट जो है इसके खूब सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू ये 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5-फॉस्फेट यानी 6 × 5 30 कार्बन वाला जो कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यानी ये 6 कार्बन है और मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 5, यानी वही 30 कार्बन अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट जो है वो 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड भी हो सकते हैं, 5 तो है ही ऑलरेडी, 6 कार्बन भी हो सकते हैं, 7 कार्बन, यानी यही एज इट इज आप लोग बोल सकते हैं कि सर C3 साइकिल में जो इंटरमीडिएट थे उनकी तरह से ही इसमें इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आइसोमेरेज की प्रेजेंस में वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स साइटोसोल में से आपने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को यूज किए थे, 5 मॉलिक्यूल्स को वापस रिप्रोड्यूस हो गए या रीजनरेट हो गए, जबकि बाहर से आप लोगों ने ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल यूज किया था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 थे।
तो वो 6 कार्बन 6 CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गए। देखो इस HMP से अपने को बेनिफिट क्या होगा, इस HMP से आप लोग बेनिफिशियल या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोगों को कुल मिलाकर 6 NADPH2 और 6 NADPH2 यहाँ से ये मिल रहे हैं, 6 ये मिल रहे हैं, 1 and 2 जगह पे आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, NADPH2, तो 6 NADPH2। तो ओवरऑल आप लोगों को 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 मॉलिक्यूल जो है वो मिल रहे हैं। और अपने को पता है कि इन 12 मॉलिक्यूल ईच से कितनी ATP मिलती है, 3 ATP मिल रही है। तो कुल मिलाकर आपको कितनी ATP के इक्वल बेनिफिट होना चाहिए भाई, 36 ATP के इक्वल तो आपको फायदा होता है इस प्रोसेस से। बट आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इस प्रोसेस में अपने 1 मॉलिक्यूल जो है ATP का वो यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन ओवरऑल बेनिफिट और प्योर बेनिफिट की बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं कि 1 ATP जो है इसको रिमूव कर देंगे, देन आपके पास 35 ATP जो है उसका प्योर बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट इन HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट में आप लोगों को 35 ATP इक्वल बेनिफिट मिलता है फ्रॉम ग्लूकोज। दूसरा पॉइंट आप लोग ये देखेंगे कि इसके मैक्सिमम स्टेप आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे C3 साइकिल से, बट ये कैटाबोलिक प्रोसेस है और वो C3 जो वो प्रोसेस थी वो कैसी थी, एनाबोलिक प्रोसेस थी। दूसरा पॉइंट ये भी कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन रहा है। ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं ये इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं ATP सिंथेसिस के अंदर, GTP सिंथेसिस के अंदर, इसके अलावा NADPH2 जो रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवे में ये यूज हो जाते हैं। तो ये अपना था HMP पाथवे या HMP शंट या फिर PPP पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है इसका नेम दिया गया था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव दूसरा पाथवे है उसका भी बात करने वाले हैं। देखिए भाई, सेकंड पाथवे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अपना है एंटनर-ड्यूडोरॉफ पाथवे। एंटनर-ड्यूडोरॉफ पाथवे, इस पाथवे की जो डिस्कवरी है आप बोल सकते हैं कि इन बैक्टीरिया में इसकी डिस्कवरी की गई थी। और बैक्टीरिया में पर्टिकुलर आप लोगों से नेम पूछ ले तो स्यूडोमोनास जो है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर इस पाथवे की डिस्कवरी की थी। और ये क्या कर रहा है कि जनरली सुक्रोज जो है, शुगर का पायरुविक एसिड प्रोडक्शन पाथवे को बता रहा है, बट नॉट बाय EMP। यानी इसमें भी शुगर जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगी, बट कौन से मेथड के सिमिलर नहीं होगी भाई, EMP पाथवे के सिमिलर नहीं होगी। यानी इन दिस प्रोसेस breakdown of sugar molecule into pyruvic acid takes place, but not by EMP pathway or not by the steps of EMP जो एम्डन मेयर ऑफ पाथवे था, या फिर आप लोग बोल सकते हैं नॉट बाय ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस वाले स्टेप इसके अंदर नहीं होंगे, डायरेक्ट प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं एंटनर-ड्यूडेनॉफ पाथवे जो है इसने डिस्कवरी की थी, इस वजह से इसको बोल रहे हैं। तो ये पाथवे थे जो अल्टरनेटिव पाथवे थे जिनके थ्रू ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो अपने पास कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट थे, जैसे मैं कुछ यहाँ नेम लिख रहा हूँ, जैसे एक तो था कार्बोहाइड्रेट, एक साइड में मैं लिख देता हूँ प्रोटीन या फैट लिख देता हूं, और एक साइड में लिख देते हैं प्रोटीन। इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका इंटर रिलेशनशिप जो है वो क्या है। तो एक बार देखें भी, अपने को ये कंफर्म था कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में पर्टिकुलर बात करें आप लोग ग्लूकोज की, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होकर किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा था भाई। कौन सी प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। और ये पायरुविक एसिड का जो प्रोडक्शन है
वो अपने को पता है कि ये प्रोसेस हो रही थी साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल में ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही थी। अब अपने को ये पता था कि ये पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट हो रहा था अभी? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था। ये 2 कार्बन कंपाउंड था एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंट्री कर रहा था किसके अंदर? ये एंट्री कर रहा था आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा था। ये जो क्रेब्स साइकिल था, इस प्रोसेस में अपने को पता है कि 1 मॉलिक्यूल CO2 और सेकंड मॉलिक्यूल CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो रिलीज हो रहे थे। साथ में अपने को यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो प्रोडक्ट मिल रहे थे NADH2 या फिर FADH2, और ये NADH2 या FADH2 जो थे वो एंटर कर रहे थे किसके अंदर? ETS में, और ETS में एंटर करने के जस्ट बाद में किसका प्रोडक्शन कर रहे थे? ATP प्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे। ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस हो रही थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो रही थी भी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कह रहा है कि ये तो नॉर्मल ग्लूकोज का आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टडी किया कि ग्लूकोज किस टाइप से ब्रेक डाउन हो रहा था। अब ये कह रहा है कि बाई चांस आप लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में फैट को यूज करते हैं, तो फैट जो है इस फैट से 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। फैट का ऑक्सीडेशन जब होता है, फैट का ब्रेक डाउन जब डाइजेशन होता है, तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एक तो प्रोड्यूस होते हैं फैटी एसिड्स। किसका प्रोडक्शन होगा? फैटी एसिड, जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है जिसमें COH ग्रुप लगा होता है, फैटी एसिड होता है, और साथ में प्रोडक्शन होता है आपके ग्लिसरॉल का। ये ग्लिसरॉल जो है वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो एल्कोहल है, बट 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के सिमिलर है, तो ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा कि कौन सी प्रोसेस में भी? ग्लाइकोलाइसिस में। अपने को पता है ग्लाइकोलाइसिस में कहीं ना कहीं बीच में फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा था, तो वहाँ डायरेक्ट ये यूज हो जाएगा, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाएगा। और फैटी एसिड्स जो होता है इसका एक ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन भी? बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए की, यानी 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो जाएगा फैटी एसिड से, इस टाइप से बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, और ये आगे इसमें यूज हो जाएगा। यदि इसी टाइप से आप बात करें कि प्रोटीन यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में यूज हो, तो इससे प्रोडक्शन होता है बेटा अमीनो एसिड्स का। किसका? अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन अमीनो एसिड्स की बात करें आप लोग, तो इन अमीनो एसिड से या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड किस में एंटर कर जाएंगे? पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेस्पिरेशन में यूज हो जाएंगे। या फिर ये जो अमीनो एसिड्स है वो कन्वर्ट हो सकते हैं आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए में, या फिर अमीनो एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी अमीनो एसिड का फ्यूचर भी आप लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर क्रेब्स साइकिल में यूज हो सकते हैं। अब सपोज दैट अपने पास कुछ सब्सटेंस या यूं मान लें कि कार्बोहाइड्रेट मोर अमाउंट में है, देन ऐसी सिचुएशन में ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है। और प्रोसेस रिवर्स होगी इसका मतलब फैट का क्या हो सकता है? सिंथेसिस हो सकता है। प्रोसेस रिवर्स होगी इसका मतलब अमीनो एसिड का सिंथेसिस यानी प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। तो इस सिचुएशन को आप बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैटाबोलिक भी तो है। कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन की प्रोसेस तो है, बट सम एनाबोलिक प्रोसेस ऑल्सो अकर्स। कुछ एनाबोलिक प्रोसेस भी हो रही है। इसी वजह से आप इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आप बोल सकते हैं एम्फीबोलिक प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं अभी? एम्फीबोलिक प्रोसेस नेम दे सकते हैं। यानी इसमें कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस रहती है, इस वजह से इसको एम्फीबोलिक पाथवे भी आप लोग नेम दे सकते हैं। तो ये अपना जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हुआ।
अब अपने जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का वो है RQ और इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। ये वीडियो आपको इवनिंग तक अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई।